साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग संगम, सालुक, तुलुक और आरवीडू वंश, जो 4 महत्वपूर्ण वंश यहाँ पर शासन करते हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो बहमनी वंश है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर की यदि बात करें तो विजयनगर की जो स्थापना है 1336 में, कब? 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कर्नाटक में की गई थी। और इसकी जो राजधानी रही है, इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर थी, जो कि आधुनिक, जो इसका आधुनिक नाम है वो क्या है? हम्पी है। ठीक है, इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि इनके हम राजभाषा की बात करें तो यहाँ इनकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, और राजकीय धर्म क्या था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो है शैव धर्म से संबंधित है। वहीं पर यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पर आ जाए कृष्णदेव राय के धर्म की बात, तो कृष्णदेव राय का धर्म जो था वो विट्ठल या विठोबा, जो कि विष्णु धर्म अर्थात जो वैष्णव धर्म से संबंधित था, वो इनका धर्म था। जबकि अन्य जो राजा थे या जो राजकीय धर्म था वो विरूपाक्ष था। तो यहाँ पर अंतर याद रखिएगा, यदि कृष्णदेव राय के धर्म की बात किया जाएगा तो उनका धर्म जो था विट्ठल या विठोबा, जो कि विष्णु का ही एक नाम है और यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जो विजयनगर का यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का नगर। इस नगर की स्थापना, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा, कि 1336 में मोहम्मद तुगलक के समय में 2 भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो याद रखिएगा कि यह जो कालखंड चल रहा था वह आपका मोहम्मद तुगलक का काल चल रहा था। मतलब दिल्ली में जो उत्तर भारत में जो शासन किसका था? मोहम्मद तुगलक का था। उन्होंने, मतलब ये जो हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने सर्वप्रथम तुंगभद्रा के उत्तर में, कहाँ पर? तुंगभद्रा के उत्तर में स्थित अनेगुंडी दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया और फिर तुंगभद्रा के दक्षिण में विजयनगर का निर्माण कर अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित कर दी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले ये लोग तुंगभद्रा के उत्तर में जो अनेगुंडी दुर्ग था उसको अपनी राजधानी बनाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? तुंगभद्रा के दक्षिण में चले जाते हैं, वहाँ पे विजयनगर का निर्माण कर अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित कर देते हैं। अब इसको मोहम्मद तुगलक के काल से थोड़ा सा देखें तो मोहम्मद तुगलक के काल में सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और उसने दक्षिण में 100 गांवों के ऊपर एक विशेष अधिकारी, जिसे कि अमीरे सादा का नाम दिया गया, इसकी नियुक्ति की गई। मतलब 100 गांवों के ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था अमीरे सादा। बाद में ये जो अमीरे सादा थे, जो साउथ साइड में इनको नियुक्त किया गया था, इन्होंने ही दक्षिण में विद्रोह की शुरुआत की। इन्हीं विद्रोहियों में से एक था बहाउद्दीन गुरसब का विद्रोह। मोहम्मद तुगलक ने बहाउद्दीन गुरसब के विद्रोह को खत्म करने के लिए एक अभियान किया। तब बहाउद्दीन गुरसब क्या करता है? कर्नाटक से काम्पिल भाग जाता है। मोहम्मद तुगलक ने काम्पिल को विजित कर उसे सल्तनत में मिला लिया और यहीं के 2 अधिकारियों हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उन्हें मुसलमान बनाया गया। बाद में दक्षिण में जब पुनः विद्रोह प्रारंभ होते हैं तब इन्हें सेनापति बना करके, अर्थात हरिहर और बुक्का को सेनापति बना करके साउथ में भेजा जाता है विद्रोह को समाप्त करने के लिए। इन्होंने, अर्थात इन दोनों भाइयों ने दक्षिण में विद्रोहों को तो काबू में कर लिया, परंतु वहीं पर इनकी मुलाकात एक संत विद्यारण्य और उनके भाई, जिनको वेदों के भाष्यकर शाण के नाम से जाना जाता है, उनके संपर्क में आते हैं। तो जो संत विद्यारण्य जो थे, इन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं और एक नए राज्य की स्थापना के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और ये जो नया राज्य बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसका नाम विजयनगर रखा गया। विजयनगर के बारे में जो जानकारी की जो साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु विजयनगर को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो सेवल की पुस्तक अ फॉरगॉटन एम्पायर को जाता है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सेवल के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है, अ फॉरगॉटन एम्पायर। अब हम लोग यहाँ पर जो विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न राजाओं के कालखंड में आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि फला यात्री किस राजा के कालखंड में आया है। तो इस तरह के सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो विजयनगर साम्राज्य में आते हैं वो निकोलो कोट्टी आते हैं। ये एक इटालवी, अर्थात इटली के एक यात्री थे, जो कि 1420 में भारत में आते हैं देवराय प्रथम के कालखंड में। कब आते हैं? देवराय प्रथम के कालखंड में आते हैं। और ये यहाँ पर विजयनगर जो नगर था उसका तो उल्लेख करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो खास उल्लेख किया था वो था जो विजयनगर काल में, या जो विजयनगर साम्राज्य में जो दास प्रथा का प्रचलन था, उस दास प्रथा का उल्लेख जो है निकोलो कोट्टी के द्वारा किया गया। अब इनके बाद जो है आगे चल के 1443
43 में जो है अब्दुल रज्जाक, जो कि एक फारसी यात्री थे, फारस के यात्री थे, तो अब्दुल रज्जाक भारत आते हैं, मतलब विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। और किसके कालखंड में? तो देवराय द्वितीय के कालखंड में आते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय में। तो देवराय प्रथम के कालखंड में निकोलो कुट्टी आते हैं और देवराय द्वितीय के कालखंड में अब्दुल रज्जाक आते हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि अब्दुल रज्जाक देवराय प्रथम में आए थे कि देवराय द्वितीय आए, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो अगले यात्री आते हैं बारबोसा। बारबोसा जो थे ये पुर्तगीजी यात्री थे, अर्थात पुर्तगाल के थे, और ये कृष्णदेव राय के कालखंड में आते हैं। और इन्होंने कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया, उसके साथ ही इन्होंने जो महत्वपूर्ण उल्लेख किया वो सती प्रथा का उल्लेख इनका था। तो बारबोसा के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया। और कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा आते कब हैं? 1508 से लेकर के 9 के समय में। इसके बाद कृष्णदेव राय के कालखंड में ही एक और यात्री आते हैं पुर्तगाल के, पुर्तगीज विदेशी यात्री, जिनका नाम था पायस। तो पायस जो हैं ये आपका 1520 से लेकर के 22 में आते हैं। तो यहाँ पर बारबोसा सती प्रथा का उल्लेख करते हैं, जबकि जो पायस थे, पायस जो हैं ये कृष्णदेव राय का वर्णन करते हैं और विजयनगर की तुलना जो है वो रोम से करते हैं। और कृष्णदेव राय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि राजा मझोले कद का किंतु गौरवर्णीय है, उसके मुख पर चेचक के निशान हैं। इसके अलावा पायस ने विजयनगर में नवरात्रि पर्व का वर्णन किया है और इनके अनुसार, तो पायस के अनुसार विजयनगर 200 प्रांतों में विभाजित था, ऐसा इन्होंने अपने उल्लेख में किया है। इसके बाद जो है आगे चलकर नूनीज नामक पुर्तगीज यात्री आते हैं। किसके समय में? अच्युत देव राय के समय में आते हैं। और ये नूनीज आते कब हैं? 1535 से लेकर 37 के कालखंड में आते हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर कई चीज़ों का उल्लेख किया, जैसे कि भू राजस्व की मात्रा इन्होंने बताया कि 1/6 बताई। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणों और सती प्रथा का भी उल्लेख किया। ब्राह्मणों के बारे में इन्होंने लिखा कि वे ईमानदार, मेधावी और दुबले पतले होते थे। आगे चलते हैं। जो अगले हैं वो सीजर फेडरिक हैं। सीजर फेडरिक पुर्तगीज यात्री थे और ये सदाशिव राय के समय में 1565 में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। और इनका जो महत्वपूर्ण उल्लेख था वो था कालीकोट्टा का युद्ध। तो ये कालीकोट्टा का युद्ध का वर्णन करते हैं। तो कालीकोट्टा का युद्ध क्या है, इसको अभी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें ये कुछ विदेशी यात्री जो है, प्रमुख विदेशी यात्री यहाँ पर आते हैं। तो ये जितने विदेशी यात्रियों की हमने बात की, इसमें से एक निकोलो कुट्टी जो थे वो इटली के थे। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक जो थे फारस के थे, और बाकी जो अन्य की हम लोग ने चर्चा की वो कहाँ के थे? पुर्तगाल अर्थात पुर्तगीज यात्री थे। अब थोड़ा सा कुछ अन्य चीज़ों की बात करें, थोड़ा राजनीतिक इतिहास देखें तो विजयनगर की स्थापना, जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में की। विजयनगर की स्थापना के बाद बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा कि बहमनी राज्य की स्थापना जो है विजयनगर के बाद होती है। कहीं क्रम लगाने को आ जाए तो विजयनगर राज्य पहले होगा, फिर उसके बाद बहमनी राज्य आएगा। और इन दोनों राज्यों के, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच जो है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच स्थित रायचूर दोआब को लेकर के संघर्ष होता रहा है। चूँकि ये जो रायचूर दोआब था काफ़ी जो है उपजाऊ भूमि थी। इन संघर्षों में अधिकांश समय बहमनी जो राज्य था उसकी ही विजय हुई। तो यहाँ पर यह फैक्ट याद रखिएगा कि जो रायचूर दोआब को लेकर के जो इनके बीच में मतभेद होता है या जो युद्ध होता है, उसमें बहमनी राज्य अधिकांश समय जो है वो विजयी होता है। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का के पिता का नाम जो था वो संगम था। ठीक है, तो इसीलिए जो ये पहला वंश यहाँ पर आता है, या हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया जो वंश था वो था संगम वंश कहलाता है। संगम वंश के बाद 3 वंश और आते हैं। तो ये क्रम लगाने के लिए कई बार पूछा जाता है। तो संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलुब, और फिर सबसे लास्ट में आरबीडू वंश आता है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें यहाँ पर, तो जैसे कि जो पहले शासक होते हैं आपके संगम वंश में हरिहर होते हैं। तो हरिहर जो है 1336 से लेकर के 1353 तक गद्दी पर बैठते हैं। हरिहर ने जो है गद्दी पर बैठने के बाद तुंगभद्रा के उत्तर में अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया, परंतु बाद में उसने विजयनगर अर्थात हम्पी का निर्माण कर अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित की। तो जो विजयनगर है वो तुंगभद्रा के दक्षिण में है, जबकि अनेगुंडी जो दुर्ग है वो तुंगभद्रा के उत्तर में है। हरिहर की सबसे बड़ी उपलब्धि होयसल को विजित कर उसे विजयनगर में शामिल करने की थी। हरिहर का बहमनी के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के साथ रायचूर दोआब को लेकर के संघर्ष की शुरुआत होती है। अब इनके बाद जो इनका जो भाई रहता है बुक्का प्रथम, वो गद्दी पर बैठता है 1354 से लेकर के 1389 तक, तो 79 तक। तो इसमें
जो बुक्का रहते हैं, इनका जो धर्म रहता है वो विरूपाक्ष धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानने वाले थे। और इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की थी। क्या थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इनकी उपाधि थी। बुक्का प्रथम का बहमनी के शासक मोहम्मद प्रथम के साथ रायचूर दोआब में स्थित मुदगल के किले को लेकर के संघर्ष होता है। दोनों पक्षों में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। मतलब साउथ में यदि या इस साम्राज्य में देखें, विजयनगर साम्राज्य में, तो पहली बार जो युद्ध में बारूद का उपयोग किया जाता है वो बुक्का प्रथम के समय में होता है, जब इनका युद्ध जो है बहमनी के शासक मोहम्मद प्रथम के साथ होता है। इसके अलावा बुक्का ने अपने पुत्र कुमार कंपन को मदुरै विजय के लिए भेजा। इसका उल्लेख जो है कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी पुस्तक मदुरा विजयम में किया है। इसके अलावा बुक्का प्रथम ने चीन में एक व्यापारिक दूतमंडल भेजा। इसी के काल में अर्थात बुक्का प्रथम के काल में सायण नामक एक जो थे विद्वान थे, इन्होंने वेदों पर संस्कृत में अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा था। इसके बाद जो है आपका हरिहर द्वितीय आते हैं। हरिहर द्वितीय 1379 से लेकर के 1404 तक रहते हैं। और इनकी उपाधियाँ क्या थी? तो ये दो उपाधियाँ इनकी महत्वपूर्ण थी, महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की। और ये भी विरूपाक्ष के उपासक थे। तो सभी के सभी विरूपाक्ष के उपासक रहते हैं। केवल जो कृष्णदेव राय रहते हैं वो विट्ठल या विठोबा के इस उपासक रहते हैं। बस इतना चीज़ याद रखिएगा। और हरिहर प्रथम की द्वितीय की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज्य से गोवा और बेलगांव को छीनना था। तो बहमनी राज्य से गोवा और बेलगांव को छीनने का कार्य कौन करता है? तो हरिहर द्वितीय के द्वारा किया जाता है। और इनके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे, जिसने हरविलास नामक पुस्तक लिखी। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। इसके अलावा हरिहर द्वितीय जो है विजयनगर का पहला शासक था जिसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इसके साथ ही बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी से जो है हरिहर द्वितीय को पराजय का सामना करना पड़ा। और इसकी मृत्यु के बाद बुक्का द्वितीय और फिर उसके बाद देवराय प्रथम और फिर देवराय द्वितीय शासक होते हैं। अब थोड़ा सा देवराय प्रथम की यदि बात करें तो इसे बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी से पराजय का सामना करना पड़ा। अतः उसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से कर देता है तथा दहेज में रायचूर दोआब में स्थित जो बांका होता है, बांका का जो इलाका है, उसको ये दहेज में दे देता है। इसके अलावा देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली। और इसी के काल में देवराय प्रथम के काल में ही इटली यात्री निकोलो कोट्टी विजयनगर आता है और वो यहाँ पर जो प्रचलित दास प्रथा थी उसका वर्णन करता है। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद जो है विरूपाक्ष प्रथम और फिर उसके बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठता है। तो देवराय द्वितीय जो है वो 1422 से लेकर 1446 तक गद्दी पर बैठता है। देवराय द्वितीय की जो उपाधियाँ हैं प्रौढ़, देवराय और गजबेटकर। तो याद रखिए गजबेटकर मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो गजबेटकर जो उपाधि है ये किसको दी गई थी? तो देवराय द्वितीय को दी गई थी। और यह संगम वंश का महानतम शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद कुरान की प्रति सामने रखे और पहली बार मुस्लिमों को बड़ी संख्या में सेना में शामिल किया। तो यह कथन के रूप में ऐसे दे सकता है कि वह संगम वंश का वह महानतम शासक जो गद्दी पर बैठने के बाद कुरान की प्रति सामने रखता है और पहली बार मुस्लिमों को बड़ी संख्या में सेना में शामिल करता है। तो यहाँ पर जो है कुरान की प्रति ये महत्वपूर्ण है। तो किसने ये ऐसा कार्य किया था? देवराय द्वितीय ने किया था। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अच्युत देवराय के समय में, मतलब इसके बाद जो है जब आगे चल के अच्युत देवराय आता है, तो अच्युत देवराय के समय में आए नूनीज जो एक विदेशी यात्री रहते हैं ने लिखा है कि इस शासक अर्थात आपका देवराय द्वितीय, इस शासक को क्विलो, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू और तेनासी रिम मतलब मलाया वाला इलाका इसके शासक कर देते थे। और इसी के काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया। ठीक है, तो विजयनगर जब अब्दुल रज्जाक कब आते हैं? देवराय द्वितीय कालखंड में। तो देवराय द्वितीय कालखंड में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आते हैं और अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर जैसा शहर ना तो दुनिया में किसी ने देखा और ना ही सुना है। और वह यह भी लिखता है कि राजा के कोष में अनेक प्रकोष्ठ हैं और वे सभी सोने से भरे हुए हैं। इसके साथ ही देवराय द्वितीय के शासनकाल में कन्नड़ साहित्य की विशेष उन्नति होती है और कुमार व्यास ने कन्नड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतम की रचना की है। इसके बाद आगे चल के मल्लिकार्जुन आते हैं 1446 से 65, जिनका जो उपाधि थी प्रौढ़ देवराय थी। और इसी के काल से संगम वंश की पतनावस्था की शुरुआत होती है। इसके बाद जो है विरूपाक्ष द्वितीय गद्दी पर बैठता है 1465 से 85 तक। और यह संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। और इसके समय में बहमनी के प्रधानमंत्री महमूद गवा ने
विजयनगर पर आक्रमण कर गोवा, चौल, दाबुल आदि क्षेत्र छीन लिए। ठीक है, इसको जैसे कि पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि हरिहर द्वितीय जो रहता है वो बहमनी राज से गोवा और बेलगांव को छीनता है, और बिरपाश द्वितीय के कालखंड में, मतलब संगम वंश का जो अंतिम शासक रहता है इसके कालखंड में बहमनी जो है, बहमनी साम्राज्य वो विजयनगर पर आक्रमण करता है और जो गोवा और बेलगांव वाला गोवा वाला इलाका था उसको वापस ले लेते हैं। उसके अलावा चौल, दाबुल आदि क्षेत्र को भी छीन लेते हैं। बिरपाश द्वितीय ने संस्कृत में एक ग्रंथ नारायण विलास नामक लिखी है, मतलब नारायण विलास नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बिरपाश द्वितीय के द्वारा की गई। और अंततः नरसिंह सालुब ने इसकी हत्या कर एक नए वंश सालुब वंश की स्थापना की। तो आपका संगम वंश के बाद क्या आता है? सालुब वंश आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 महत्वपूर्ण वंश हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा क्रम भी देखते हैं और किसने स्थापित की उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले संगम वंश की यदि बात करें तो इसके संस्थापक हम लोग पहले देख चुके हैं, हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की थी और प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी थी, बाद में राजधानी विजयनगर हो जाती है। संगम वंश के बाद जो है सालुब वंश आता है। इसका जो संस्थापक था नरसिंह सालुब, वो संगम वंश के अंतिम शासक बिरपाश द्वितीय की हत्या कर एक नए वंश सालुब वंश की स्थापना करता है। अब सालुब वंश के बाद जो है तुलुब वंश आता है। तुलुब वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन था? वीर नरसिंह रहता है। वीर नरसिंह 1505 से लेकर के 1509 के कालखंड में ये यहाँ पर शासन करते हैं। इसके अलावा यदि वीर नरसिंह की कुछ उपलब्धियों की बात करें तो वीर नरसिंह जो हैं इन्होंने विवाह कर को माफ़ कर दिया था और पुर्तगीज गवर्नर डी अल्मीरा का ये समकालीन रहता है। जो पुर्तगीज गवर्नर डी अल्मीरा आपका 1509 के कालखंड में ही आया रहता है, वो इसका समकालीन रहता है। इसके अलावा आगे चल करके ये जो आपका तुलुब वंश है, तुलुब वंश से ही संबंधित है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो है वो वीर नरसिंह के छोटे भाई थे। तो वीर नरसिंह के बाद जो है कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठते हैं और कृष्णदेव राय का जो कालखंड रहता है वो 1509 से लेकर के 1530 तक रहता है। और यह जो कृष्णदेव राय हैं ये तुलुब वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते हैं और इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे कि आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य। तो ये कुछ इनकी प्रमुख उपाधियां थीं। तो इन उपाधियों की याद रखिएगा, आंध्र भोज, अभिनव पितामह, यवन राज स्थापनाचार्य। और इन्होंने इनकी एक खास बात क्या, इन्होंने एक खास काम क्या किया था कि इन्होंने बहमनी के शासक महमूद शाह का पुनः बहमनी की गद्दी पर बैठाया था। तो इसको थोड़ा सा समझ लें। तो बहमनी के शासक महमूद शाह को बीदर के कोतवाल कासिम बरीद के चंगुल से, जो बीदर का कोतवाल था कासिम बरीद, वो इनको महमूद शाह को मतलब गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। तो उसके चंगुल से जो है कृष्णदेव राय मुक्त कर पुनः उनको बहमनी गद्दी पर बैठाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही कृष्णदेव राय जो हैं ये स्वयं एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने तेलुगु में प्रसिद्ध पुस्तक आमुक्त माल्यात, ये पुस्तक पूछा गया कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आमुक्त माल्यात तेलुगु में लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत में 2 पुस्तकें उषा परिणय और उषा परिणय, इसके अलावा जामोति कल्याण नामक 2 संस्कृत की पुस्तकें इन्होंने लिखी। और इसके साथ ही इन्हीं के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वानों का एक संघ रहता था जिसे अष्टदिग्गज कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टदिग्गज कहा गया है। और इस अष्टदिग्गज में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे सबसे ज़्यादा। पहले थे अल्सनी पेड्डन जो है जिनको तेलुगु कविता का पितामह माना जाता है। इन्होंने मनुचरित और स्वरोचित संभव लिखा। इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अष्टदिग्गज के, वो थे तेनालीराम कृष्ण ने पांडुरंग महात्म की रचना की। अब थोड़ा सा जो कृष्णदेव राय की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में बात कर लें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृष्णदेव राय एक विद्वान व्यक्ति थे, इसी विद्वता के कारण उन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, या उन्हें आंध्र भोज कहा जाता था। तो कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने विवाह कर को माफ़ कर दिया था, जैसा कि इनके जो बड़े भाई थे तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, उन्होंने भी विवाह कर को माफ़ किया था और ये भी अपने समय में विवाह कर को माफ़ कर देते हैं। इसके अलावा समस्त भूमि की माप कराकर भू राजस्व जो है सीधे कृषकों से लिया गया, मतलब बिचौलियों का समापन करने का प्रयास किया गया।
और भू राजस्व की जो मात्रा थी वो 1/6 से लेके 1/3 तक थी। और ये विट्ठल या विठोबा अर्थात जो विष्णु का ही एक नाम है उसके उपासक थे। और इन्हीं के समय में द्रविड़ शैली की एक नवीन शैली जिसे प्रविदा शैली कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रविदा शैली, उसका विकास होता है। प्रविदा शैली की विशेषता क्या रहती है? तो प्रविदा शैली की जो विशेषता है वह है कि 1000 स्तंभों वाले गोपुरों और कल्याण मंडप का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा हम्पी के विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजाराराम का मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया। और इन्होंने अपनी मां के नाम पर नागलापुर नगर की स्थापना की तथा हॉस्पेट नगर का निर्माण इनके द्वारा किया गया। इसके साथ ही शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। तो पूछा जा सकता है कृष्णदेव राय ने किस खेल को बढ़ाने के लिए ग्रांट देने का कार्य किया था? तो याद रखिएगा किसके लिए? शतरंज को बढ़ावा देने के लिए। और इन्हीं के समय में 2 पुर्तगीज यात्री बारबोसा और पायस जो हैं वो भारत में अर्थात विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। और इन्हीं के पुत्र थे, अर्थात कृष्णदेव राय के ही पुत्र थे सदाशिव राव। तो सदाशिव राव जो हैं जब आगे चल के गद्दी पे बैठते हैं, कब इनका जो कालखंड रहता है सदाशिव राव को 1442 से लेकर 1472 तक होता है। और इन्हीं सदाशिव राव से जो है संबंधित तालीकोट्टा का युद्ध। अब थोड़ा सा सदाशिव राय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और ये युद्ध तक कैसे पहुंचते हैं या युद्ध होता क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो सदाशिव राय के समय में प्रशासन की समझ शक्ति जो है सदाशिव राव के जो बहनोई थे राम राय उनके हाथों में आ गया। और सदाशिव राय के समय में नाइयों मतलब जो बार्बर बाल काटने वाले होते हैं उनकी प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया। तो यह भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि किस शासक विजयनगर किस शासक के कालखंड में नाइयों की प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि हुई? तो सदाशिव राय के कालखंड में। और क्यों हुई थी यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा राम राय जो इन सदाशिव राय का जो बहनोई राम राय था वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने विजयनगर की मान्य परंपरा ये थी कि दक्षिण राज्यों के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मान्य परंपरा के विपरीत दक्षिण राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि आगे चलकर जो अंग्रेज आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका डलहौजी है, ठीक, ये सब लोग करते हैं, उसी प्रकार का काम ये करता है। तो करता क्या था यह कि यह एक राज्य को अपनी ओर मिलाता और दूसरे को पराजित करता, फिर दूसरे को अपनी ओर मिलाता और फिर तीसरे को पराजित करता। उसकी यह जो नीति थी उसे लोहे से लोहे को काटने की नीति या डायमंड्स कट डायमंड के नाम से जानी जाती है। अंततः जब ऐसा कुछ हो रहा तो दक्षिणी राज्यों ने एक संघ बनाया और इस संघ की समृद्ध सेना का मुकाबला विजयनगर की सेना से तालीकोट्टा के मैदान में होती है 23 जनवरी 1565 को। यही तालीकोट्टा का युद्ध जो है इसे अन्य नामों से जाना जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध या राजसी तागड़ी का युद्ध। तो याद रखिएगा बन्नी हट्टी का युद्ध हो गया, राजसी तागड़ी का युद्ध हो गया, तालीकोट्टा का युद्ध। तो ये तीनों ही एक ही युद्ध हैं, ठीक है। और टाइम याद रखिएगा कि किस सन में होता है 23 जनवरी 1565 में। 23 जनवरी 1565 में एक और आपका विजयनगर साम्राज्य रहता है, दूसरी तरफ जो है जो बहमनी साम्राज्य रहता है जो 5 टुकड़ों में बट गया रहता है, उसमें से 4 जो हैं गोलबंद होते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, उनके मध्य में यह होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कांड की बात पहले ही की थी कि सदाशिव राव के जो बहनोई राम राय रहते हैं उनकी बहमनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जो नीति थी उसकी वजह से यह युद्ध होता है। अब इसमें एक तरफ राम राय मतलब जो सदाशिव राय के सेनापति थे और दूसरी तरफ जो है जो बहमनी राज्यों का जो एक संघ बनता है जिसमें आपका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो संघ बनता है इसमें बरार राज्य जो बहमनी राज्य का ही मतलब एक अंश था, तो बरार राज्य इसमें शामिल नहीं होता। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से तालीकोट्टा के युद्ध में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा बरार राज्य जो है इसमें शामिल नहीं रहता। तो बरार और बीदर में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बरार याद रखिएगा बरार शामिल नहीं था। इसके अलावा इस युद्ध में जो है संघ की विजय होती है। जो संघ था मतलब बहमनी राज्य के जो अंश थे उनकी विजय होती है। और ये जो राजसी तागड़ी है ये नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि जहाँ पे ये वास्तविक युद्ध क्षेत्र था वो 2 राजसी और तागड़ी नामक 2 गांव थे, इसीलिए यह हुआ था, मतलब इसीलिए इसका नाम राजसी तागड़ी भी कहा जाता है। और पुर्तगीज यात्री सीजर फेडरिक द्वारा जो है इस युद्ध जो राजसी तागड़ी का युद्ध है या तालीकोट्टा का युद्ध है या बन्नीहट्टी का युद्ध है इसका वर्णन किया गया है। और इतिहासकार सेविल जो हैं, इतिहासकार सेविल इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं।
तो पूछा जा सकता है कि कौन सा इतिहासकार जो है तालीकोट्टा का युद्ध, राशितागड़ी का युद्ध या बन्नीहट्टी के युद्ध का क्या था, प्रत्यक्षदर्शी रहा है, तो सेविल रहे हैं। और कब होता है यह युद्ध, तो 23 जनवरी 1565 को। इसके बाद जो है ये जो आपका वंश रहता है, इस वंश के बाद आरवीडू वंश आता है, ठीक है। सुलभ वंश के बाद ये जो आपका तुलुब वंश रहता है, तुलुब वंश के बाद आरवीडू वंश आता है। और आरवीडू वंश के संस्थापक कौन थे, तिरुमल थे। तिरुमल जो है 15 तिरुमल करते हैं और आरवीडू वंश आपका 1570 से लेकर के 1652 तक चलता है। तिरुमल ने पेनकोट्टा को केंद्र बना करके आरवीडू वंश की स्थापना की, परंतु उसने सदाशिवराव को शासक बने रहने दिया। सदाशिवराय की जो मृत्यु है वो जो है वो 1570 में होती है। कब होती है, 1570 में मृत्यु हो जाती है। और आगे चल करके तिरुमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र श्रीरंग प्रथम जो है गद्दी पर बैठता है। अब श्रीरंग प्रथम के कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका छोटा भाई वेंकट द्वितीय जो है गद्दी पर बैठता है। और ये जो वेंकट द्वितीय हैं ये 1586 से 1614 तक गद्दी पर रहते हैं। और वेंकट द्वितीय आरवीडू वंश का महानतम शासक था और इसने कर्नाटक के चंद्रगिरी को अपना केंद्र बनाया। इसी ने पुर्तगीजों को बिल्लोर में एक चर्च खोलने की अनुमति दी। तो याद रखिएगा, पुर्तगीजों को बिल्लोर में एक चर्च खोलने की अनुमति किसने दी थी, तो वेंकट द्वितीय ने दी थी। और इसके काल में राजा उड्यार ने इससे अनुमति लेकर के 1612 में एक नए राज्य मैसूर की स्थापना की। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा उड्यार के द्वारा 17वीं शताब्दी या 1612 में की गई थी। और इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, वेंकट द्वितीय था, जो कि आरवीडू वंश का था। इसके बाद श्रीरंग तृतीय जो है 1642 से 52 तक ये विजयनगर का अंतिम शासक होता है। इसके अलावा आप एक कह सकते हैं, इसके बाद यदि हम चीज़ों को देखें तो अब हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में जो राजा की जो सामान्य उपाधि थी या जो राजा उपाधि धारण करता था वो सबसे सामान्य उपाधि राय की थी, तो राय राजा की उपाधि थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रारंभ में संयुक्त शासन के भी लक्षण मिलते हैं, जैसे कि हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, मिल करके शासन करते हैं, तो यहाँ पर संयुक्त शासन के भी आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो युवराज का राज्याभिषेक है वो युवराज पट्टाभिषेकम के नाम से किया जाता था। तथा विजयनगर साम्राज्य में एक राज्य परिषद होती थी। राज्य परिषद जो है यह राजा पर नज़र रखने के लिए होती थी और यह इतनी शक्तिशाली होती थी कि यह राजा को भी पद से हटा सकती थी। मतलब राजा जो है निरंकुश ना हो पाए, उसके लिए आपकी ये व्यवस्था की गई थी राज्य परिषद की। और राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें 20 सदस्य होते थे। और सदस्यों के लिए जो क्राइटेरिया था वो था कि सदस्यों की आयु 50 से 70 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए, ठीक है, 50 से 70 वर्ष के मध्य में। तो यह क्राइटेरिया याद रखिएगा कि मतलब आयु के लिए क्या योग्यता थी, 50 से 70 वर्ष। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता था, जो प्रमुख होता था, उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा गया। जैसे कि यदि वर्तमान में देखें तो जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। आप इसकी तुलना जो है मराठा काल में जो पेशवा होते हैं, पेशवा का जो पद होता था उससे कर सकते हैं। प्रधानी या महाप्रधान की जो तुलना है आप पेशवा से कर सकते हैं। तो शिवाजी के काल में जो पेशवा के समतुल्य इसको रखा जा सकता है और यह पेशवा का अग्रवर्ती माना जाता है। इसके अलावा रायसम जो थे, सचिव के जो सचिव होते थे उन्हें रायसम कहा गया। और गृह मंत्री या जो गृह सचिव होते थे उन्हें माननीय प्रधान कहा गया। क्या कहा गया, माननीय प्रधान कहा गया। और जो कोषाधिकारी होते थे कर्णिकम, तो कर्णिकम थोड़ा सा अलग शब्द लग रहा है तो याद रखिएगा कर्णिकम किसके लिए प्रयोग किया गया है, कोषाधिकारी के लिए। अब थोड़ा सा जो साम्राज्य रहा, प्रशासन रहा है, उसको थोड़ा सा देखें तो केंद्र में जो है, केंद्र के स्तर पर जो प्रमुख होता था राजा, जिसकी उपाधि राय होती थी। और इसके बाद जो केंद्र थे वो प्रांतों में विभाजित थे। अब अलग अलग विद्वानों ने प्रांतों की संख्या अलग अलग बताई है, ठीक है। तो केंद्र प्रांतों में विभक्त थे और प्रांत को क्या कहा गया है, राज्य या मंडलम कहा गया है। और इसका जो प्रमुख होते थे, कुछ जगह पे युवराज इसके प्रमुख बनाए जाते थे, कुछ जगह पे दंडनायक और कुछ जगह पे नायक कहलाते हैं।
जो प्रांत थे ये कमिश्नरी में विभाजित थे। कमिश्नरी के लिए वलनाड शब्द का प्रयोग किया गया है और कमिश्नरी जिला में विभाजित थे, जिला के लिए कोट्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। और जिले जो है वो तहसील में डिवाइड थे, तहसील के लिए नाडु शब्द मिलता है। तो नाडु शब्द आप जब चोल काल पढ़ते हैं तो चोल काल में भी नाडु शब्द मिलता है, जब ये आप प्रांतीय या जो प्रशासन व्यवस्था है वहाँ पे देखते हैं। परंतु दोनों में अंतर क्या है कि चोल काल में नाडु जो है वो जिले को रिप्रेजेंट करता है, परंतु आपका विजयनगर साम्राज्य में यदि आप नाडु को देखें तो यह तहसील को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उससे छोटी इकाई। तो बस इतनी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहीं पर यह कथन के रूप में उल्टा करके पहुँच सकता है कि आपका चोल काल में नाडु जो है तहसील को रिप्रेजेंट करता है और विजयनगर साम्राज्य में नाडु जो है वो जिले को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा तहसील जो है वो 500 ग्रामों, तहसील को 500 ग्रामों के जो है इकाई में डिवाइड किया गया था। और ये जो 500 ग्राम या जो गांव थे इनको क्या कहा गया, मेला ग्राम कहा गया। क्या कहा गया, मेला ग्राम कहा गया है। और इसके बाद जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, उर थी या ग्राम। इसके साथ ही यदि प्रशासन में देखें तो प्रशासन की व्यवस्था को या विजयनगर के प्रशासन में की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नायंकार और आयंगार व्यवस्था को अपनाया गया। अब ये नायंकार और आयंगार व्यवस्था क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नायंकार व्यवस्था की बात करते हैं, फिर आयंगार की बात करेंगे। नायंकार व्यवस्था कहें तो नायंकार जो है नायक से बना हुआ है। नायक वस्तुतः भू सामंत थे जो सैनिक अथवा असैनिक कुछ भी हो सकते थे। इन्हें एक विशेष प्रकार की भूमि, जो नायक होते थे इन्हें एक विशेष प्रकार की भूमि अमरम प्रदान की जाती थी। यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो नायक होते थे ये क्या थे, भू सामंत। ये सैनिक भी हो सकते थे और असैनिक भी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, केवल सैनिक ही हो सकते हैं। और इनको जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम कहा गया है। अमरम भूमि ग्रहण करने के कारण इनका एक नाम अमर नायक भी पड़ गया। कालांतर में इनका पद जो है अनुवांशिक होने लगा। पहले अनुवांशिक नहीं था परंतु आगे चल करके अनुवांशिक होने लगा और इनकी उच्च श्रृंखलता जो है वो बढ़ने लगी। इसके लिए क्या करते हैं, इनकी उच्च श्रृंखलता पर अंकुश लगाने के लिए अच्युत देव राय ने एक विशेष कमिश्नर महामंडलेश्वर की नियुक्ति की। ये जो महामंडलेश्वर थे ये इन पर क्या करते थे, इनकी उच्च श्रृंखलता पर अंकुश लगाते थे। और ये नायंकार अपने एक व्यक्ति को, जो नायंकार होते अपने एक व्यक्ति को विजयनगर शासक के पास नियुक्त करते थे, जिन्हें स्थानपति कहा जाता था। जहां नायंकार व्यवस्था पहले विजयनगर को मजबूती का कारण बनी, वहीं परवर्ती काल में आगे चलकर यह विजयनगर के पतन का भी प्रमुख कारण बनती है यह नायंकार व्यवस्था। क्योंकि जब यहाँ पर अनुवांशिक पद होने लगा, अनुवांशिकता इसमें आ गई तो क्या होगा, उस श्रृंखलता बढ़ेगी जिससे कि साम्राज्य को नुकसान हुआ। अब इसके बाद जो है अगला जो व्यवस्था थी आयंगार व्यवस्था। आयंगार व्यवस्था की बात करें तो विजयनगर के शासक गाँव पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों के एक समूह की नियुक्ति करते थे, जिन्हें आयंगार कहा जाता था। तो आयंगार नायंगार को अलग अलग याद रखिएगा। तो आयंगार में 12 व्यक्तियों का समूह होता था जो गाँव पर शासन करता था और इनका पद भी अनुवांशिक होता था। तो इस प्रकार नायंकार और आयंगार दोनों में ही पद अनुवांशिक हो गए थे। यहाँ तक कि अपने पदों को गिरवी रख सकते थे और उसे बेच भी सकते थे। हमें इस काल के साहित्यों और अभिलेखों में कुछ प्रमुख आयंगारों के नाम मिलते हैं, जैसे कि सेंतेओवा या गांव का हिसाब किताब रखने वाला था। तलर जो होता है, तलर ये गांव का चौकीदार या कोतवाल होता है। विष्टि जो है ये आपका निःशुल्क श्रम या बेगार का प्रमुख अधिकारी था। विजयनगर के शासक महानायकाचार्य नामक एक अधिकारी के द्वारा इन आयंगारों पर नजर रखने का कार्य करते थे। जैसे कि हमने नायंकार में देखा, वहाँ पर नायंकारों पर नजर रखने या अंकुश लगाने का कार्य कौन करता था, महामंडलेश्वर। और यहाँ पर आयंगार व्यवस्था में कंट्रोल करने का अधिकारी कौन था, महानायकाचार्य था। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा राजस्व प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर भू राजस्व के लिए शिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो शिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो भू राजस्व विभाग था उसे अठवने कहा गया है। तो अठवने क्या था, यह भू राजस्व विभाग है विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर काल का। और भू राजस्व की जो मात्रा रहती है वो 1/6 से लेकर 1/3 तक रही है। इसके अलावा जो सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग को कंदाचार कहा गया है। कंदाचार सैन्य विभाग के लिए शब्द क्या है, कंदाचार। और वहीं सेना प्रमुख जो होता था, ठीक है, उसे दंडनायक कहा गया है। और यहाँ पर एक शब्द और याद रखिएगा, सोनम। तो सोनम क्या होता था, तो सोनम जो है ये वेश्याओं से प्राप्त आय होती थी। तो सोनम क्या है, एक प्रकार की आय थी जो वेश्याओं से प्राप्त होती थी, जिससे
सैन्य विभाग और पुलिस विभाग का खर्चा चलता था। तो सोनम क्या है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 4, यदि वर्ण व्यवस्था की बात करें या समाज की बात करें तो 4 वर्ण, यहाँ पर उत्तर भारत की तरह 4 जातियाँ नहीं बल्कि यहाँ पर 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे ऊपर जो पहला वर्ग आता है वो ब्राह्मण वर्ग है। ये उत्तर भारत की तरह विजयनगर काल में भी इनकी दशा सबसे अच्छी थी। अधिकांश उच्च पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती थी, यद्यपि इनके खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं था जैसा कि उत्तर भारत में होता है। ये जो हैं मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे और इन्हें किसी भी कार्य के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। दूसरा जो श्रेणी थी या वर्ण था वो चट्टी या सेट्टी। चट्टी सेट्टी क्या थे, ये व्यापारिक वर्ग था। तो ब्राह्मणों के बाद इसी वर्ग की महत्ता थी, अधिकांश व्यापार इसी वर्ग के हाथों में होता था। अगला तीसरा जो वर्ण आता है वो वीर पांचाल। वीर पांचाल में क्या आते हैं, दस्तकार वर्ग। तो वीर पांचाल दस्तकार वर्ग था, चट्टी सेट्टी व्यापारिक वर्ग था। तो याद रखिए, कई बार पूछा गया कि चट्टी सेट्टी किससे संबंधित है, कौन से वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यापारिक वर्ग को, और वीर पांचाल दस्तकार वर्ग को। इसमें आपके लोहार, बढ़ई, नाई, स्वर्णकार, काश्तकार, मूर्तकार इत्यादि इसमें आते थे। और जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि जो सदाशिव राय थे उनके समय में नाइयों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया था। इसके अलावा जो चौथा वर्ग आता है या वर्ण आता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, इसमें निम्न कार्य करने वाले लोग थे, जैसे कि डोबर बाजीगरी का काम करने वाले, परदवर जो थे ये मछली पकड़ने का काम करते थे, बड़वा ये उत्तर से दक्षिण में आकर के बसे लोग थे। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में आकर बसे हुए लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है विजयनगर काल में, तो बड़वा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि यहाँ पे सामाजिक दशा की बात करें तो दास प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज़ थी यहाँ पर कि जैसा कि उत्तर भारत में बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों ही होती थी, तो यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन साउथ में विजयनगर काल में नहीं थी, और परंतु दहेज प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। तो कुछ बुराइयां नहीं थी तो कुछ बुराइयां थीं भी। इसके अलावा देवराय द्वितीय ने दहेज को जो है अवैधानिक घोषित किया था। तो दहेज को अवैधानिक किसने घोषित किया था, देवराय द्वितीय ने घोषित किया था। और कई लोगों ने जो विवाह कर था, दहेज पर लगने वाले कर को माफ भी किया था। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने विधवा विवाह को कर मुक्त किया था। और इस समय यहाँ पर गणिकाओं की दशा अच्छी थी और देवदासियों की महत्ता थी। साथ ही सिंचाई और शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई विभाग नहीं था। सिंचाई और शिक्षा के लिए किसी विभाग की स्थापना नहीं की गई थी। सिंचाई और शिक्षा के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता था, मतलब ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अब भूमि के प्रकार की बात करें तो भूमि जो है यहाँ पर कई प्रकार की थी, जैसे कि ब्रह्मदेह। तो ब्रह्मदेह जो भूमि थी, ब्रह्मदेह मतलब ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है। तो ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को कहा गया। भंडारवाद ग्राम ये राज्य के नियंत्रण की भूमि थी। भंडारवाद ग्राम ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। उबली जो है ये सरकार द्वारा किसी सेवा के बदले में दी गई कर मुक्त भूमि होती थी। आमरम जो है नायकों को दी गई भूमि थी। नायकार व्यवस्था जब हम लोग अभी बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो ये क्या थे, एक तरह के सामंत होते थे, भूरा सामंत होते थे जिन्हें नायक कहा गया है, और इनको जो भूमि दी गई थी वो अमरम कहलाती थी। इसीलिए आगे चल के इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। इसके अलावा इस्ते कोंडगे खत कोंडगे ये जो है ये युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के लिए जो लोग शौर्य प्रदर्शन करते थे उन लोगों को करमुक्त भूमि दी जाती थी। तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के लिए करमुक्त जो भूमि मिलती थी उसे इस्ते कोंडगे और खत कोंडगे कहा गया है। इसके अलावा कुट्टगी जो कुट्टगी है ये पट्टे पर दी गई भूमि के लिए कुट्टगी शब्द का प्रयोग किया गया है। बारम व्यवस्था क्या होती है, तो बारम व्यवस्था जो थी वो पट्टेदार और भूस्वामी के बीच में, जो पट्टेदार होता था और भूस्वामी के बीच में उपज की हिस्सेदारी की व्यवस्था थी। तो बारम व्यवस्था के बारे में भी याद रखिएगा कि क्या है। इसके अलावा इस समय के यदि सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में कई सारे महत्वपूर्ण सिक्के थे, जैसे कि बराह, ठीक है। तो बराह जो है आपका स्वर्ण सिक्के थे, टार ये चांदी के सिक्के थे, जीतल तांबे के सिक्के थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ये विजयनगर साम्राज्य था। अब थोड़ा सा हम लोग बहमनी राज्य की बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो बहमनी वंश आता है उसके बारे में। तो बहमनी वंश जो है यहाँ पर 1347 से लेकर 1538 तक रहता है। बहमनी वंश का जो संस्थापक था वो आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था।
और यह भी मोहम्मद तुगलक का ही समकालीन था। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद तुगलक के काल में ही होती है 1336 में, उसी प्रकार से बहमनी वंश की स्थापना करने वाला जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था वो मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गुलबर्ग थी और बाद में राजधानी बीदर शिफ्ट कर दी गई। गुलबर्ग से बीदर जो राजधानी स्थानांतरित होती है वो अहमद शाह प्रथम के द्वारा की जाती है। तो मोहम्मद तुगलक के समय में अलाउद्दीन हसन ने कर्नाटक के गुलबर्गा को केंद्र बनाकर बहमनी वंश की स्थापना की। इसके साथ ही आगे यदि हम इसमें देखें तो थोड़ा सा यदि हम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जिसने इसकी स्थापना की थी उसकी थोड़ा चर्चा करें तो इसने जो है हिंदुओं से जजिया लेना बंद कर दिया था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया लेना बंद कर दिया था और इसका विजयनगर के शासक हरिहर के साथ रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष की शुरुआत हुई थी। हरिहर प्रथम जो सबसे पहले गद्दी पर बैठता है विजयनगर के। इसके बाद इसमें कई सारे लोग आते हैं। फिर आगे इसमें जो महत्वपूर्ण है फिरोज शाह बहमनी है। तो फिरोज शाह बहमनी जो है ये 1397 से लेकर के 1422 तक शासन करते हैं और यह जो है बहमनी वंश का सबसे प्रतापी या एक प्रतापी शासक था। यह स्वयं कुरान की प्रतियां बना करके और बेच कर जीवन यापन करता था और इसके समय में जो हरम की स्त्रियां होती थीं वस्त्रों पर कढ़ाई कर और उसे बेचकर जीविकोपार्जन करने का कार्य करती थी। तो यह खास बातें जो है किसके बारे में, फिरोज शाह बहमनी के बारे में। और इसने विजयनगर के महान शासकों हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय को पराजित किया था। और इसके अलावा जो है जो हुमायूं है, जो इसमें एक शासक आता है हुमायूं 1458 से लेकर के 1458 से 63 तक इसे जो है दक्षिण का जालिम और दक्षिण का नीरो कहा जाता है। दक्षिण का जालिम या दक्षिण का नीरो कहा जाता है। इसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो यदि पूछा जाए कि दक्षिण का जालिम या दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है तो हुमायूं को कहा जाता है। और सिहाबुद्दीन महमूद शाह जो कि इसका कालखंड 1482 से 1518 रहता है, इसके समय में बहमनी साम्राज्य पहले 4 और फिर 5 भागों में विभाजित हो जाता है। तो याद रखिएगा जो बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है किसके कालखंड में होता है तो सिहाबुद्दीन महमूद शाह के कालखंड में होता है, पहले 4 भाग फिर 5 भाग में। और इसमें बरार जो था उसने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी, परंतु सबसे पहले स्वतंत्रता किसको मिलती है, बीजापुर को मिलती है। अब ये जो 5 इसके भाग होते हैं उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई उसको थोड़ा सा देख लें और यह किस वंश से संबंधित है यह मिलान करने के लिए पूछता है तो इसको याद रखिएगा। तो बीजापुर यहाँ पर जो है आदिल शाही वंश की स्थापना होती है, अर्थात इनका राज होता है और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई थी। दूसरा है अहमदनगर, यहाँ पर निजाम शाही वंश की स्थापना होती है अहमद निजाम मुल्क के द्वारा। बरार यहाँ पर इमाद शाही वंश की स्थापना होती है फतह उल्लाह खां इमादुल मुल्क के द्वारा। गोलकुंडा यहाँ पर कुतुब शाही वंश की स्थापना होती है कुतुबुल मुल्क के द्वारा। और जो आखिरी रहता है बीदर, वो यहाँ पर बरीद शाही वंश की स्थापना होती है और अमीर अली बरीद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा कौन करता है, बरार करता है, मतलब स्वतंत्रता की घोषणा करता है, पर स्वतंत्र कौन होता है, बीजापुर होता है। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और बीदर में बरीद शाही वंश। और कुलीमुल्ला जो रहता है कुलीमुल्ला बहमनी वंश का यह अंतिम शासक था। तो यह पूछा जाए बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था तो कुलीमुल्ला था। यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा इब्राहिम आदिल शाह की कर लेते हैं। तो इब्राहिम आदिल शाह जो है ये बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह, और इसे गरीबों का दोस्त अबला बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। तो गरीबों का दोस्त या अबला बाबा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध रहा है, बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह। और संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक किताब नौरस जो है इसी के द्वारा लिखी गई है, संगीत पर एक पुस्तक है। तो किताब नौरस संगीत पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसको लेखनकार किसने किया है, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का जो कि शासक था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य उसके बारे में जो मूलभूत बातें थीं उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।